नमस्कार। सरफेस केमिस्ट्री के दूसरे क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राज और आप देख रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अधिशोषण, अवशोषण, अधिशोष्य, अधिशोषक और शोषण, विभिन्न प्रकार के अधिशोषण और अवशोषण से रिलेटेड टर्म को पढ़ा। आज मुख्य रूप से हम देखेंगे कि आखिर दोनों प्रक्रिया में क्या अंतर है। अधिशोषण और अवशोषण, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में मुख्य क्या भेद है। और एक और टॉपिक हम लेने वाले हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। तो आज का क्लास मुख्य रूप से इसी पर केंद्रित है। तो हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं टॉपिक। हम हेडिंग करेंगे अधिशोषण अवशोषण में अंतर। अधिशोषण और इधर हम लिख देते हैं अवशोषण। एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। तो बिंदुवार इस दोनों में अंतर को हम लोग को समझना है। तो अधिशोषण में पहला पॉइंट हम ले सकते हैं कि यह सतही प्रक्रिया है, यह सतही परिघटना है, जबकि हम अवशोषण में देखते हैं यह बल्क परिघटना है। तो हम लिखेंगे पहला पॉइंट, यह सतही परिघटना है और इधर ले लेंगे यह बल्क परिघटना है। कल बहुत डिटेल में इस पे चर्चा हम लोग कर चुके थे। सतही परिघटना का मतलब हुआ कि कोई भी पदार्थ उसके सतह पर आकर चिपक जाते हैं, और बल्क परिघटना का मतलब हुआ कि सिर्फ सतह पर ही वो सीमित नहीं रहते हैं बल्कि उसके पिंड में भी प्रवेश कर जाते हैं। और बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास किए। हम दूसरे पॉइंट के रूप में ले सकते हैं जो अधिशोषित पदार्थ है। तो अधिशोषित पदार्थ मतलब जिसका अधिशोषण हो रहा है उसका सांद्रण सतह पर अधिक होगा। तो अधिशोषित पदार्थ का सांद्रण सतह पर अधिक होता है अधिशोषण के केस में। लेकिन हम अवशोषण में क्या देखते हैं कि जो अधिशोषित पदार्थ है वो पूरे संपूर्ण पिंड में समान रूप से वितरित रहते हैं। तो हम लिखेंगे दूसरा पॉइंट, अधिशोषित पदार्थ का सांद्रण सतह पर अधिक रहता है लेकिन अवशोषण में क्या देखेंगे कि जो अधिशोषित पदार्थ है संपूर्ण पिंड में एक समान रूप से वितरित रहते हैं। दूसरा पॉइंट, अधिशोषित पदार्थ पूरे पिंड में समान रूप से वितरित होते हैं।
क्लियर है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हम देखते हैं अवशोषण में कंप्लीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वही हम अधिशोषण के केस में देखते हैं तो उसके सतह पर ही वो कंसंट्रेटेड रहता है। अब है क्या कि जो हमको स्पेस मिला है उस स्पेस में जो भी मतलब अधिशोष्य है या अधिशोषित पदार्थ है, तो जो अधिशोषित पदार्थ है वह बहुत ही कम समय में साम्यावस्था को प्राप्त कर लेता है, मतलब इक्विलिब्रियम को जो है वह अटेंड कर लेता है। चूंकि स्पेस खाली है और जो भी अधिशोषित पदार्थ है वह आसानी से आकर के उसके सरफेस पर अटैच हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि बहुत कम समय में यह साम्यावस्था को प्राप्त कर लेता है। तीसरा पॉइंट, यह बहुत कम समय में यह बहुत कम समय में साम्यावस्था को प्राप्त कर लेता है। और इसमें लिखेंगे, इसमें साम्यावस्था को प्राप्त करने में समय लगता है। मतलब इक्विलिब्रियम को आसानी से बहुत कम समय में हम एडजॉर्प्शन में देखते हैं कि वह अटेंड कर लेता है, लेकिन जो अवशोषण है इसके केस में कुछ समय लगता है। एक और बड़ी बात कि जो प्रारंभिक दर होता है अधिशोषण का, प्रारंभिक दर बहुत ही तीव्र होता है, और वही हम देखने का प्रयास करेंगे कि अवशोषण में मतलब जो भी प्रक्रिया है वह समान तीव्रता से संपन्न होती है। तो हम लिखेंगे कि इसमें प्रारंभिक दर तीव्र होता है, इसमें प्रारंभिक दर तीव्र होता है। चूंकि स्पेस है और जो इनिशियल रेट होगा वह बहुत ही इसमें फास्ट होगा, और अवशोषण में देखते हैं कि समान तीव्रता से यह संपन्न होती है। तो फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे, यह प्रक्रिया समान तीव्रता से संपन्न होती है। तो हमने 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिया। अब कुछ उदाहरण की बात करें तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है इसका कि सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण, और इसमें अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा जल वाष्प का अवशोषण। तो हम लिखेंगे, यहां उदाहरण स्वरूप लिखें, सिलिका जेल द्वारा वाष्प का अधिशोषण, और यहां लिखेंगे एग्जाम्पल, अनाद्र एनहाइड्रस, अनाद्र कट करो, CaCl2 द्वारा
जलवाष्प का अवशोषण। तो ये मेरा एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरह हमने अधिशोषण और अवशोषण में अंतर को समझा, उसके एग्जाम्पल को देखा। अब नए टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे, वह है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। तो मिटा दें इसे, क्योंकि ये दोनों अधिशोषण के ही प्रकार हैं। लिख देते हैं अधिशोषण, और यहां दो प्रकार। पहला जो हो जाएगा वो है भौतिक अधिशोषण, और दूसरा हो जाएगा रासायनिक अधिशोषण। इसको इंग्लिश में हम लोग फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं, और ये केमिसॉर्प्शन हो गया। तो हम इसे लिख दें फिजिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन। अब इस दोनों के अंतर के बारे में हम समझेंगे, और दोनों प्रक्रिया साथ साथ हम समझ पाएंगे। तो हम देखने वाले हैं कि जो मेरा भौतिक अधिशोषण है, तो भौतिक चूंकि दोनों अधिशोषण ही है और दोनों सरफेस फेनोमेना है, और जो स्पेस प्रोवाइडेड है उसमें जो अधिशोषक है वह आकर के आराम से जो है सेटल्ड हो जाते हैं, उसके सरफेस पर चिपक जाते हैं। तो हम भौतिक अधिशोषण में देखने वाले हैं कि मुख्य रूप से यह जो होता है दुर्बल वैंडरवाल के कारण स्थापित हो पाता है, क्योंकि जो एड्जॉर्बेट आए और जो एड्जॉर्बेंट है, इस दोनों के बीच जो है कोई बहुत बड़ा केमिकल बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ जो है ये दुर्बल वैंडरवाल बंधन द्वारा स्थापित होता है। यह सीधे कह सकते हैं यह दुर्बल वैंडरवाल बल के कारण होता है। लेकिन वही हम रासायनिक अधिशोषण में देखेंगे कि जो एड्जॉर्बेट है और एड्जॉर्बेंट है, ये दोनों आपस में आएंगे, उसके जो एड्जॉर्बेंट है उसके सरफेस पर सेटल करेंगे, लेकिन इस दोनों के बीच रासायनिक बंधन का निर्माण हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि यह दुर्बल, पहला पॉइंट लिख लेते हैं, यह दुर्बल वांडरवाल्स बल के कारण होता है। और यहां देखेंगे कि यह मजबूत रासायनिक बंधन के कारण होता है। तो क्लियर है। फिर भी हम जो है एक
छोटा सा डायग्राम से समझने का प्रयास करें। ये मेरा एडजॉर्वेंट है, ठीक है, और इसके ऊपर एडजॉर्वेट आकर लाई कर रहा है, इसके सरफेस पर आकर चिपक रहा है। तो इसके बीच जो बॉन्ड है वो दुर्बल वैन डर वाल फोर्स है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे ही हम इसका डिसॉर्प्शन करना चाहेंगे तुरंत हम इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मेरा एडजॉर्वेट आएगा, ये एडजॉर्वेट इस एडजॉर्वेंट पर एक मजबूत बंधन का निर्माण कर लेगा। कहने का मतलब डिसॉर्प्शन इसका इजी नहीं होगा। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ें। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट। तो ये बात तो हम समझ चुके हैं कि मजबूत रासायनिक अधिशोषण में जो है मजबूत रासायनिक बंधन होता है, लेकिन भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वैन डर वाल बंधन होता है। हम देखते हैं क्या कि भौतिक अधिशोषण में ये स्पेसिफिक नहीं होता है। स्पेसिफिक नहीं का मतलब क्या हो गया कि कोई भी जो है ठोस और ये कहते हैं गैस और द्रव के कण जो है आसानी से उस पर आकर चिपक जाते हैं, कोई विशिष्टता उसमें नहीं होती है। तो हम देखेंगे कि भौतिक अधिशोषण में कोई मतलब ये विशिष्ट नहीं होते हैं, और रासायनिक अधिशोषण यह अत्यंत विशिष्ट होते हैं, क्योंकि जो एडजॉर्वेंट का सरफेस है उसमें सभी कोई भी एडजॉर्वेंट आकर के वहाँ सेटल नहीं कर सकता है। तो हम लिखेंगे कि ये विशिष्ट नहीं होते हैं, और ये अत्यंत विशिष्ट होते हैं। क्लियर है? एक पॉइंट और हम इसी में ले लेते हैं कि मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। हम देखते हैं कि जो भी अधिशोषित गैस है या जो भी कण है जो अधिशोषित हो रहे हैं, तो जो अधिशोषक है एडजॉर्बेंट, उसके ऊपर वह बहुआण्विक सतह का निर्माण करते हैं। मतलब अधिशोषित गैस की बहुआण्विक सतह यहां बनती है। और वही हम रासायनिक अधिशोषण में देखते हैं कि सिर्फ एक आणविक सतह का निर्माण होता है। तो लिखेंगे तीसरा पॉइंट, अधिशोषित पदार्थ का बहुआण्विक सतह, बहुआण्विक सतह मतलब मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का निर्माण होता है। और यहां देखेंगे थर्ड पॉइंट, अधिशोषित पदार्थ का एक आणविक तो एक आणविक सतह निर्मित होता है। कहने का मतलब कि यूनी मॉलिक्यूलर
लेयर। तो हम एक डायग्राम से समझें तो और अच्छा होगा। ये तो हम लोग समझ गए कि विशिष्ट नहीं होते हैं का मतलब नॉन स्पेसिफिक, और ये हो गए स्पेसिफिक, कि सब का एंट्री नहीं है। विशिष्ट जो है अधिशोषित पदार्थ ही यहाँ चिपक सकते हैं। तो हम समझने जा रहे हैं ये जो पदार्थ इसमें अधिशोषित होंगे, एक लेयर बना, 2 लेयर बना, 3 लेयर बना, इस तरह से बहुत जो है एक से अधिक लेयर यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है। वही हम देखना चाहेंगे इसमें। तो इसमें सिर्फ एक ही लेयर बन पाता है, चूंकि जो रासायनिक बंधन का निर्माण होगा दूसरे लेयर में वह बहुत अधिक मजबूत नहीं हो पाता है, इसलिए वो यहाँ नहीं टिक पाते हैं। वही एक सतह का निर्माण होगा जो कि एडजॉर्बेंट से आसानी से बंधन द्वारा बंध जाते हैं। क्लियर? इसमें एक से अधिक जो है लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो हमने देखा यह बहुआण्विक जो है सतह परत है ये। तो क्लियर हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट चौथे पॉइंट की बात करें। पहले इधर मिटा दें। चलिए 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट के रूप में हम ले सकते हैं कि चलिए स्पेसिफिक से ही जुड़ा हुआ एक पॉइंट हम ले लेते हैं कि कोई भी प्राकृतिक पदार्थ चाहे ऐसी क्यों नहीं हो सुगंध से हो जाए। लेकिन वही हम रासायनिक अधिशोषण में देखेंगे तो क्या होगा कि जो अधिशोषक से मतलब जो भी अधिशोषक है या अधिशोषित पदार्थ है वो अधिशोषक से रासायनिक अभिक्रिया या किसी प्रकार बंधित तो हो पाएंगे, तभी उनका रासायनिक अधिशोषण होगा। तो हम लिखेंगे कोई भी प्रकृति के अधिशोषित पदार्थ गैस सुगमता से अधिशोषित हो जाते हैं। लेकिन हम रासायनिक अधिशोषण में ऐसा नहीं पाते हैं। मतलब जो अधिशोषक से क्रिया कर पाते हैं, तो लिखेंगे जो अधिशोषक से क्रिया कर पाते हैं वही रासायनिक अधिशोषण में भाग लेते हैं।
तो क्लियर है फोर्थ पॉइंट। अब हम फिफ्थ पॉइंट की ओर बढ़ें कि जो अधिशोषण ऊष्मा है उसकी बात करें तो अधिशोषण ऊष्मा का मान बहुत कम होता है। किसके केस में? तो अधिशोषण मतलब भौतिक अधिशोषण में हम देखते हैं कि 20 से 40 किलो जूल पर मोल जो है इसका अधिशोषण ऊष्मा का मान है। तो लिखेंगे इसकी अधिशोषण ऊष्मा का मान कम होता है। कितना? तो 20 से 40 किलो जूल पर मोल। और ये मेरा पॉइंट हो गया पांचवा। लेकिन हम रासायनिक अधिशोषण में देखते हैं कि इसका मान जो है अधिक होता है, लगभग 80 से 240 किलो जूल पर मोल। तो हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट में कि इसकी अधिशोषण ऊष्मा का मान अधिक होता है। कितना? तो 80 से 240 किलो जूल पर मोल। तो क्लियर है फिफ्थ पॉइंट। हम देखते हैं कि जो भौतिक अधिशोषण है वह रिवर्सिबल होता है। चूंकि यह क्या कि जो भी अधिशोषित पदार्थ है वह आ रहे हैं, चिपक रहे हैं, फिर वो किसी कारणवश हट जा रहे हैं, फिर नए आ रहे हैं, और हमने देखा कि मल्टीमोलिकुलर लेयर का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये रिवर्सिबल हो रहा है, मतलब सॉर्प्शन, मतलब एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों प्रक्रिया हो रही है। लेकिन हम रासायनिक अधिशोषण में क्या देखते हैं कि ये प्रक्रिया इरिवर्सिबल होता है, मतलब जो आके सेटल कर गए उसके सरफेस पर रासायनिक बंधन जिन्होंने बना लिया तो वह जल्दी वहाँ से नहीं, उसका बॉन्ड टूट पाता है, वहाँ से डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो हम लिखेंगे कि यह प्रक्रिया नेक्स्ट पॉइंट में सिक्स्थ पॉइंट, यह प्रक्रिया रिवर्सिबल का मतलब उत्क्रमणीय होती है। और यहां लिख देंगे यह प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, इरिवर्सिबल। तो इस तरह से हमने 6 पॉइंट अब तक देखा। इस 6 को मिटाते हैं, फिर 7वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां पॉइंट के रूप में जो हम बात करेंगे कि अगर हम क्षेत्रफल जो अधिशोषक है, एडजॉर्बेंट है, अगर एडजॉर्बेंट का हम सरफेस एरिया या क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, सीधे हम कह सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब उसका बढ़ाते हैं तो अधिशोषण का दर बढ़ता है। लेकिन रासायनिक में क्या होता है? तो ठीक है, रासायनिक में भी हम पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो दर बढ़ता है, लेकिन जो भी अधिशोषक पदार्थ हैं वह आकर के जब उसके सतह पर बॉन्ड बनाकर जुड़ जाए तब तो जो है उसमें अधिशोषण की क्रिया में वृद्धि होगी। तो बात है क्या कि दोनों
क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने से बढ़ता है, लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण होता है उसमें बढ़ने की क्रिया थोड़ा भौतिक अधिशोषण की क्रिया से कम होती है। तो लिख सकते हैं हम अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ता है। सीधे लिखें अधिशोषण बढ़ता है। इसमें लिखेंगे अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ता है। बढ़ाने पर ऐसे लिखे रासायनिक अधिशोषण की क्रिया भी बढ़ती है, लेकिन भौतिक अधिशोषण की तीव्रता के अनुरूप नहीं, या भौतिक अधिशोषण की तीव्रता से कम। हो गया। चलिए, तो हमने अब तक 7 पॉइंट देखा है। 8वां पॉइंट की बात करें हम तो दाब और ताप, जो कि हम ग्राफिकल बताएंगे, तो इसकी तो चर्चा करेंगे। लेकिन एक और पॉइंट आप ले सकते हैं कि चूंकि हमने इससे पहले चर्चा किया था अधिशोषण ऊष्मा की, तो यहां पर देखते हैं क्या कि भौतिक अधिशोषण में कोई एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में निश्चित रूप से जो एडजॉर्बेट है उसमें कुछ एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए, तभी वो आकर के एडजॉर्बेंट के सतह पर जुड़कर बॉन्डिंग बना सके। तो हम लिखेंगे इसके लिए एट पॉइंट, कोई सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन हम इसके केस में देखेंगे कि रासायनिक अधिशोषण के लिए अधिशोषक में पर्याप्त सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत अधिक पॉइंट तो नहीं हो गया, 8 पॉइंट की चर्चा हमने की
और दो, चूंकि तप और दाब इसका क्या प्रभाव पड़ता है भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में, इससे रिलेटेड बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम उसे और अच्छे से समझेंगे। तो पहले हम यहाँ तक मिटा देते हैं, फिर टोटल मेरा पॉइंट हो जाएगा कितना, 10 पॉइंट ऑफ डिफरेंस भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बीच होगा। तो मिटा दें। तो यहाँ सब हेडिंग भी हम लोग दे दें कि दाब का प्रभाव, और इसे हम डिफरेंस के रूप में ही समझ लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आखिर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है भौतिक अधिशोषण में, तो हम देखते हैं कि दाब बढ़ाया जाए। चूंकि अधिशोषण में स्पष्ट हो गया कि जो भी अधिशोषित पदार्थ है वह आकर जो है किसी अन्य पदार्थ के सरफेस से जुड़ेंगे, तो जितना ज़्यादा दाब हम बढ़ाएंगे तो अधिशोषण के वेग में अधिक वृद्धि होगी। तो हम लिखेंगे क्या कि दाब के वृद्धि के साथ साथ अधिशोषण वेग में वृद्धि होती है। लिखेंगे दाब के वृद्धि के साथ साथ अधिशोषण वेग में वृद्धि होती है। क्लियर है। अब रासायनिक अधिशोषण की बात करें तो चूंकि हमने पहले ही बताया कि जो बंधन बना पाएंगे, जो रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ पाएंगे, जो एडजॉर्बेंट के बीच में जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे और जो बॉन्ड का केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएंगे, वही जो है मतलब रासायनिक अधिशोषण कर पाते हैं। तो दाब में वृद्धि करने पर कोई सीधा प्रभाव रासायनिक अधिशोषण में नहीं पड़ता है। तो हम लिखेंगे दाब में वृद्धि करने पर रासायनिक अधिशोषण में कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। पड़ता है, यही होना चाहिए। हाँ, तो अब हम जो है एक ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि जो अधिशोषण है, अधिशोषण की मात्रा और दाब। तो यहां हम लिखें अधिशोषण की मात्रा, इधर लिख दें दाब, और इसके बीच हम एक ग्राफ खींचेंगे। इसको x/m से डिनोट करते हैं और इसको p से डिनोट करते हैं। यहाँ भी हम लोग लिख लें और दोनों को कंपेयर करें। p यहाँ हो जाएगा अधिशोषण की मात्रा। तो ये जो हमने x/m लिखा है, तो जो x है वो अधिशोष्य की मात्रा है और m लिखेंगे यहां अधिशोष्य की मात्रा, और m जो है अधिशोषक की मात्रा। मतलब ये जो मेरा हो गया एडजॉर्बेट, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, ये हो गया अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट।
स्पष्ट है। और इस दोनों का जो रेशियो होगा वही अधिशोषण की मात्रा होगी। तो अब जो ग्राफ हम हैं, यहाँ हमने कहा कि दाब में वृद्धि के साथ साथ अधिशोषण के वेग में वृद्धि होती है। कहने का मतलब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर मेरा ग्राफ। और यहाँ पर क्या होगा कि ठीक है हम दाब में वृद्धि किए तो जो मेरा स्पेस प्रोवाइडेड था वहाँ तक तो अधिशोषण की क्रिया हुई, लेकिन उसके बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो शुरू में तो जैसे है जो स्पेस प्रोवाइडेड है उसमें होगा, और बाद में जो है वह इसके जस्ट पैरेलल हम ग्राफ दिखा देंगे। मतलब कि कोई सीधा प्रभाव दाब बढ़ाने से इस पर नहीं पड़ता है। तो क्लियर हो गया एकदम। अब हम एक और ले लें, ताप का प्रभाव मिटा देते हैं, यहां ताप लिख देंगे। तो क्लियर है, ग्राफ मिटाने का तो ज़रूरत नहीं था, सीधे हम ताप लिख देते टी। चलिए अब मिट गया तो ताप टेम्परेचर, यहाँ लिख देते हैं ताप का प्रभाव। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि भौतिक अधिशोषण में आखिर ताप का क्या प्रभाव होता है। तो भौतिक अधिशोषण में जितना अधिक ताप बढ़ाएंगे तो वो जो एडजॉर्बेट है एडजॉर्बेंट के सरफेस से वह हटेगा, क्योंकि बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो इसके कारण वह उसके सरफेस से डिटैच हो जाएगा। डिसॉर्प्शन यहाँ पर आसानी से हो पाता है। तो ताप बढ़ाने पर हम सीधे लिख सकते हैं कि घटता है। ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है। क्लियर है? तो ग्राफ तो हो गया क्लियर कि यहाँ हो गया ताप T और यहाँ हो जाएगा x/m। ये तो क्लियर ही है कि अधिशोषण की मात्रा। तो अब हम जो देखेंगे इसके ग्राफ को इस प्रकार से देखेंगे कि वह घटते चला जाता है। जितना टेम्परेचर हम बढ़ाते चले जाएंगे उतना वह जो है उसके सरफेस को छोड़ता चला जाएगा, डिसॉर्प्शन होने लगेगा। और जबकि हम इसमें देखते हैं रासायनिक अधिशोषण में कि ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। तो हम इसे इस प्रकार से दिखाते हैं, पहले लिख दें हम, यह ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। तो पहले तो हम बढ़ते हुए क्रम में दिखाएंगे, लेकिन जो इसके पास स्पेस अवेलेबल है उसी स्पेस में जो है वह जो भी एडजॉर्बेट है आकर के उससे चिपकेगा, अट्रैक्ट होगा। जब वो स्पेस समाप्त हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेगा। मीन्स ऐसा इस प्रकार का ग्राफ हम इसमें दिखा सकते हैं। तो हमने ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में देखा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन जो आज का क्लास है बहुत महत्वपूर्ण क्लास था, जिसमें कि अधिशोषण अवशोषण में अंतर और साथ ही भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में अंतर, जिसमें लगभग हम 10 पॉइंट की चर्चा हमने की। और ताप और दाब का जो है प्रभाव, यह तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। समय हो गया है, आप लाइव वॉच कर रहे हैं प्रवीण कुमार सिंह, मनोरंजन मजुमदार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।